Hello guys, welcome back once again to Educate Me. My name is Praveen Mishra and today we are going to discuss another hot topic in the basket with regard to your current affairs for UPSC, CSE prelims as well as mains. So today's topic is with regard to the person whom you can see here back. His name is Mikhail Gorbachev. Right, अब ये नाम है और इस नाम के साथ एक कहानी जुड़ी है. इस कहानी का नाम है द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर. जी हाँ, कोल्ड वॉर, शीत युद्ध जिसे हम जानते हैं बहुत अच्छे से, जो कि अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स और उस टाइम का यूएसएसआर, द देन यूएसएसआर, मॉडर्न डे जो रशिया है अभी फिलहाल, जो मेजर रशिया है वो, उसके बीच चल रहा था, जिसको एंड किया गया, यानी कि जिस पर ताला लगाया गया, दी एंड की पॉलिसी लगाई गई 1990 में. और उसके हीरोज में से एक सुपर हीरो थे जिनका नाम था मिखाइल गोर्बाचेव. तो जब आप इनको देखोगे तो आपके जहन में एक कहानी बैठ जाएगी जो आजकल बहुत फेमस है, सोशल मीडिया पे चल रहा है कि यस वेट अ मिनट डूड, हु आर यू, लाइक चलेगा ना आपके दिमाग में ना ये बच्चे वाली शक्ल आ जाएगी कि बताओ तो मुझे सही तुम हो कौन. तो नाम तो जान गए मिखाइल गोर्बाचेव, ठीक है, ओके. ये भी जान गए कि ही वॉज वन ऑफ दोज हीरोज और सुपर हीरोज who ended the so-called tussle, the so-called Cold War, which was actually giving threats for the Third World War. Actually Third World War, उसको Third World War बोलना भी सही नहीं होगा, because वो actually nuclear war होगा या वो end game होगा, यानी कि उसके बाद सब कुछ खत्म होगा. तो इस एंड गेम को खुद से दूर रखने के लिए एक इन्फिनिटी वॉर चल रही थी जो जिसका नाम था कोल्ड वॉर. उसको एंड करने के लिए ये सुपर हीरो साहब निकल कर आए थे. ओके, सो हु आर यू में देखते हैं पूरी कहानी. और ये न्यूज में क्यों है, बिकॉज अभी हाल ही में दिस ट्यूसडे यानी कि अब से 2 दिन पहले इनकी डेथ हुई है और इनकी डेथ के साथ एक एरा का एंड हुआ है. और इसमें पूरी चीजें जो हमें मिली हैं, काफी नई नई चीजें जो हमें मिली हैं डिस्कस करने के लिए हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से. सो लेट्स सी ऑल ऑफ देम वन बाय वन. So when we talk about Mikhail Gorbachev, okay, his name is very much clear, right? So he was the former leader of the Soviet Union. So first thing, he was the president and the leader of the Soviet Union and the USSR. He died, this week at the age of 91, first thing. And then, अगर आप बात करोगे, so he was from the era of colonialism, when it was at its peak. And skirmishes and battles used to be the favorite time pass of the colonial powers. So अगर आप टाइम पीरियड देखोगे इनका 1931 he was born और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड पे ही वॉज जस्ट अ टीनेजर, राइट. वो इंसान जिसने अपना टीनेज लाइफ वॉर के बीच में देखी है, खासतौर पे उस एक कंट्री का टीनेजर जो कि वॉर में एक्टिवली परफॉर्मेंस अपना रिप्रेजेंट कर रही है. और खासतौर पे वो कंट्री जो कि अब थर्ड वर्ल्ड वॉर को इन्विटेशन देने में, यानी कि द सो कॉल्ड न्यूक्लियर वॉर को इन्विटेशन देने में सबसे एक्टिव है. बट दिस वॉज द गाय हु वॉज नॉट इन फेवर ऑफ द वॉर, हु वॉज इन फेवर ऑफ पीस. और पीस की स्पेलिंग PEACE होगी, ध्यान रखना, नॉट दैट PIECE वाला. हाँ, उसको भी फेवर करने वाले इसी टाइम पे बहुत सारे लोग थे, बट ही वॉज दैट PEACE वाला पीस, राइट. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग. As the country's head of state, means he was the head, he is the president, he was the president from 1988 to 1991. The very same time when the Berlin Wall fell down, the very same time when the Chernobyl incident took place, and the very same time when the Cold War officially ended, the very same time when the USSR, the great USSR, got disintegrated. और उसी में से निकल के आए अपने ये क्रीमिया और यूक्रेन, जिनको USSR 2.0 बनाने के पीछे पड़े हुए हैं. वापस थे हमारे व्लादिमीर पुतिन साहब. ओके, सो 1988 to 1991 he served as the chairperson of the Supreme Soviet. Okay, and from 1989 to 1990 as the president of the Soviet Union. And from 1990 until the dissolution of the Soviet Union, okay, he continued to be the president itself, right. He resigned himself. ध्यान रखना, मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में आप सोचोगे कि 1991 के बाद में इन्होंने कुर्सी छोड़ दी तो ऐसा कुछ इंसिडेंट्स हुआ होगा. पॉइंट इज नहीं. मिखाइल वॉज समवन हु वॉज वेरी पॉपुलर इन द हार्ट ऑफ द मासेस, इन द माइंड्स ऑफ द मासेस. He won the elections not on the grounds of any malpractices, not on the grounds of any publicity or publication, nothing. He won the elections, he became the president just because he was ruling the heart of the people at that time, right? So once his job was done, he opted to let me give up my shoes. Okay, let me give up my socks, let me give up the uniform, and let me be into the side corner of the politics, not into the active politics. Okay, so actually his task was done when he officially got succeeded
with the help of the then US president to end up the Cold War. अब कोल्ड वॉर एंड हो रहा है, हम काफी देर से ये बात बोल रहे हैं, लेकिन एंड हुआ कैसे, और अगर हुआ कैसे, चलो वो तो बहुत लंबी चौड़ी स्टोरी है, लेकिन हाँ, हाउ मिखाइल गोर्बाचेव बिकेम द हीरो who sung the song of victory to end up the Cold War. So let's see those particular facts. Ideologically, we talk about firstly ideology of the Mikhail. So ideologically, Gorbachev initially adhered to a policy known as Marxism and Leninism. अगर आप पॉलिटिकल साइंस या सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपको ये दो चीजें, जिसे बोलते हैं ना कंठस्य, है ना, एकदम आपके जो है थ्रोट पर होनी चाहिए, एकदम दिमाग में, इट शुड बी एट द फिंगर टिप्स ऑफ योर, इट शुड बी एट लीस्ट ऑन योर फिंगर टिप फॉर श्योर, राइट. सो मार्क्सिज्म और लेनिज्म की पॉलिसी को फॉलो करने वाले मिखाइल गोर्बाचेव शुरुआती दिनों में, बट इनको बहुत जल्दी पता चला कि देखो इससे दुनिया में बदलाव नहीं आने वाला है, अगर आने भी वाला है तो ग्रेजुअली होगा. वी नीड द स्ट्रॉन्ग एंड इमीडिएट एक्शन, and hence as a result he moved towards the another policy known as social democracy. Let's socialize and let's democratize. साफ शब्दों में, let the people have the absolute powers, that is the fundamental rights. May it be the right to equality, may it be the right to speech, and may it be the right to choose your representative. डेमोक्रेसी है तो रिप्रेजेंटेशन तो होगा ही, और ये रिप्रेजेंटेशन एब्सोल्युटली अनबायस्ड हाथों में होना चाहिए, और ये अनबायस्ड हाथ हैं जनता, राइट, द पीपल, द मासेस, द नेटिजन्स, द सिटीजन्स, व्हाटएवर यू कॉल देम, एन नंबर ऑफ सिनोनिम्स, बट यस, द ओनली टास्क इज टू बी इन अ वेलफेयर स्टेट एंड टू हैव अ वेरी परफेक्ट रिप्रेजेंटेटिव. नाउ Gorbachev believed significant reforms was necessary, particularly after an incident of 1986, जो कि यूक्रेन में ही हुआ था, जिसका नाम था द चेर्नोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर. दो वो कोई न्यूक्लियर अटैक नहीं था. चेर्नोबिल न्यूक्लियर के बारे में अगर हम छोटी सी बात करें तो ध्यान रखना है, बस एक सिंपल सी कहानी. चेर्नोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर वाज नॉट एनी न्यूक्लियर अटैक. ओके, चेर्नोबिल वाज अ न्यूक्लियर पावर प्लांट इन द देन यूएसएसआर के एक लोकेशन जो कि यूक्रेन है आज. वहां पर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट होता था जिसमें एक टेस्ट किया जा रहा था. इस टेस्ट का नाम था पावर फेलियर टेस्ट, कि अगर चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर अगर जो मेन पावर है, अगर वो उसमें किसी तरीके से शॉर्टेज हो जाता है, अगर उसमें कट डाउन हो जाता है कुछ तो भी, तो फिर क्या उसके लिए हमारे पास बैकअप पावर है, और वो बैकअप पावर एक्टिवेट कैसे होगी. तो ये पावर फेलियर टेस्ट जो है हो रहा था, और इसी टेस्ट के दौरान कुछ लीकेज हुआ रिएक्टर में, जिसकी वजह से वहां पर न्यूक्लियर स्पिलेज हो गया, जिसमें देखो थैंकफुली न्यूक्लियर स्पिलेज था, ज्यादा जाने तो नहीं गई. हाँ, दो ही लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी. थैंकफुली देखो, अपने आप में दो लोगों की जान गई, ये कोई छोटी बात नहीं, लेकिन हाँ, न्यूक्लियर हादसा था जिससे दो नहीं 2000 न जाने कितने लोगों की जान जा सकती थी. उसमें जब महज 2 का अमाउंट हमारे सामने आता तो हम यही कहते हैं थैंकफुली, बहुत बड़ा हादसा नहीं हुआ. ओके, सो इस चेर्नोबिल के हादसे के बाद, यानी कि 1986 के इंसिडेंट्स के बाद, ही वेंट कि यार नहीं, लेट्स end up this particular disaster or else it will end up the race of mankind. Humankind जो है वो बर्बाद हो जाएगा, सॉरी, वो तबाह हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, वाइप आउट हो जाएगा, अगर हमने आज एक्शन नहीं लिया तो. ओके, सो हेंस ही मूव्ड फर्दर and he withdrew from the very famous Russo-Afghan war or the Soviet-Afghan war that started in the era of 1979, जो लगभग 20 सालों तक चला. ओके, और इसके अंदर इन्होंने सिंपली 1990s के अंदर बोला कि भाई देखो ऐसा है, सबसे पहले ये जो जंग हमने छेड़ रखी हैं, इनको अब छेड़ना बंद करो, आराम करो, ठीक है, दुनियादारी का काम देखो, और दुनिया में पीस फैलाओ, PEACE वाला पीस, राइट. ओके, सो ही विथड्रू फ्रॉम द सोवियत अफगान वॉर एंड एम्बार्क्ड ऑन द समिट्स विद द यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन. देखो, डोनाल्ड नहीं है, डोनाल्ड पे मत चले जाना, वो किसी काम का नहीं था भाई, ठीक है. हाँ, उसके पास $7 बिलियन थे अकाउंट में, बस वो इसी काम का था, लेकिन वो तुमको तो देने वाला नहीं है, ना ही उसने अमेरिका की जनता को दिया, ठीक है, उल्टा व्हाइट हाउस से ले ही गया बहुत सारा. ओके, तो वो डोनाल्ड को जाने दो, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट डोनाल्ड, वी आर टॉकिंग अबाउट रोनाल्ड रेगन, हु वाज आल्सो फ्रॉम द वेरी सेम स्कूल ऑफ थॉट्स एज मिखाइल गोर्बाचेव वाज. तो इन दोनों ने कोल्ड वॉर के एरा में मीटिंग्स रखी, समिट्स रखे, आपस में बातचीत करी और बोला कि यार देखो ऐसा है, लेट्स एंड अप दिस नॉनसेंस ब्रो, कम ऑन, अब मजा नहीं आ रही है ना.
क्योंकि अब अगर आगे बढ़ा तो तुम्हारे पास भी न्यूक्लियर है, हमारे पास भी है, तुम भी दाग दोगे, हम भी दाग देंगे, पता चला 1000 साल बाद सिविलाइजेशन फिर से आएगी और पता चलेगा वंस अपॉन अ टाइम हुआ करते थे होमो सेपियंस, है ना, ऐसा ही फिर कहानी बैठ जाएगी. सो ही एंडेड अप द सोवियत अफगान वॉर एंड ही कॉल्ड अप डायरेक्टली टू रोनाल्ड रेगन, ब्रो लेट्स मीट अप and end up this skirmish. Now, the very next point. He came up with two very distinct policies, the very wonderful policies, okay? And they were, firstly, the policy of glasnost. Glasnost simply आपके सामने लिख रखा है openness. That is to provide more liberty to the people when it comes to the subject, the topic of politics. And next thing, the policy of पेरेस्ट्रोइका. देखो ऐसा लगेगा कि ना, देखो अगर इसको प्रोनाउंस करना तो सबसे बेटर है पान चबा लो, मीठा पान, ऐसा तंबाकू वाला नहीं रे, है ना, वो पान चबाकर बोलोगे ना तो ज्यादा अच्छे से आएगा पेरेस्ट्रोइका, राइट, वो ज्यादा बेटर प्रोनाउंसिएशन है. अब पेरेस्ट्रोइका क्या है? दैट इज रीस्ट्रक्चरिंग या रिकंस्ट्रक्शन ऑफ व्हाट, नॉट द इंफ्रास्ट्रक्चर, not the physical infrastructure, actually the social infrastructure, and he focused majorly on one principle, and the name of the principle under this restructuring which came out after the analysis is known as laissez-faire. laissez-faire है, जो भी आप इसको pronunciation में बोल सकते हो, that is a market free from government intervention, या minimum of the government or the minimum of the state intervention into the market. That is what the restructuring policy और the ये perestroika वाली policy का meaning था, right? So he sought to decentralize economic decision making and further which shall promote or improve up the efficiency, right? Next thing, अब गोर्बाचेव की आगे की कहानी. He wanted some radical reforms. He wanted some strong radical reforms कि यार यूएसएसआर जो है ना ये सही तरीके से गवर्न नहीं हो रहा है. ध्यान रखना, ही वांटेड रिफॉर्म्स नॉट चेंज, राइट. गोर्बाचेव्स पॉलिसी वाज टू रिफॉर्म द एग्जिस्टिंग कम्युनिज्म. ही वाज नेवर अगेंस्ट कम्युनिज्म. द फर्स्ट थिंग दैट इज टू बी नोटेड, माय लॉर्ड, मिस्टर गोर्बाचेव, मिखाइल गोर्बाचेव was never against communism. He was actually favoring some sort of reforms in the sphere, in the radar of the policy of communism that is followed by the Russia. That's it. Okay. So ध्यान रखना है आपको, he was just onto the concept of reform and not the change in the political dimensions of Russia, the USSR actually, right? So he actually was onto the point, reform, how the USSR was governed, how it operated and how it cooperated with the foreign countries. यानी कि foreign countries specifically he meant with some other Eastern European countries and yes the United States itself. कि भाई दोनों जगह ना कैपिटलिज्म तो कॉमन है और कम्युनिज्म भी कहीं ना कहीं यूएस में देखने को मिल रहा था. नॉट एग्जैक्टली ऑन पेपर्स बट यस इनटू देयर एप्लीकेशन, राइट, नॉट ऑन द पेपर्स बट इनटू देयर एप्लीकेशन ऑफ कैपिटलिज्म. हमने देखा है कि कहीं ना कहीं कम्युनिज्म के भी कुछ स्कोप देखने को मिल रहे थे यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर. यानी कि रशिया जो कि अपने आप में, सोवियत यूनियन उस टाइम का, जो कि अपने आप में कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म दोनों को फॉलो कर रहा था. तो इसी को रिफॉर्म करने के लिए उन्होंने बोला कि यार ऐसा है कि जब हम दोनों सेम प्रिंसिपल पर काम कर रहे हैं तो क्यों ना मिलजुल कर काम करें, राइट. सो लेट्स हैव अ बेटर कोऑपरेशन. दैट मींस लेट्स हैव एन एनहांस्ड फॉरेन पॉलिसी. आईआर की दुनिया का एक और खूबसूरत, जिसे बोलते हैं ना, नगीना. नाउ he introduced the policies, that is the glasnost and perestroika, in an attempt to improve relations with the West and the other economies. साफ शब्दों में, let's end up the war. Now, the very next point, the policy of glasnost. Actually में इस पॉलिसी का केस था क्या, इस पॉलिसी का एक्चुअल जो यूज है वो था क्या? So, glasnost was an attempt to be more open in dealing with the West. Okay, let's talk openly and freely about the politics. That means providing people the more of the liberty and freedom just to discuss politics. Not actually just to discuss politics, but yes, even more to emphasize on politics. Now,
Gorbachev encouraged people to be more honest when talking about the politics. That is, simply यहां पर ये बात कर रहे थे IR, या आप हम यहां पर नाम लिख सकते हैं geopolitics. One of your favorite things in the kitty for sure, right? He supported greater freedom of speech and wanted communist politicians to take criticism on board, look to make change and stamp out corruption, so that a perfect government can be established and this perfect government can promote the perfect geopolitics, right? So this was his policy of glasnost. और दूसरा वाला है वही पान खाकर प्रोनाउंस करो मजा आएगा, perestroika, right? Perestroika was an attempt to modernize and rebuild the Soviet state. ध्यान रखना, जैसे कि मैंने बोला, modernize and rebuild the Soviet state, not having the total overdose change type of thing. Okay, he was just having this policy in mind. That is, he realized military spending had to be reduced and this meant ending the arms race with the US. इनको समझ में आ गई थी ये बात कि ऐसा है कि मिलिट्री पर हम जितना खर्चा कर रहे हैं उसको रोको, और मिलिट्री पर खर्चा करना है अगर उस पर रोक लगानी है तो उसका साफ शब्दों में यही कहने का मतलब है कि यूनाइटेड स्टेट्स से अच्छी दोस्ती बरकरार रखो, तो दैट कि सामने से अटैक का खतरा नहीं है, सामने से वॉर का खतरा नहीं है, तो अब क्लियरली हम जो है इकोनॉमी पर ध्यान दे सकते हैं, और जो पैसा मिलिट्री पर खर्च हो रहा है वो हम उसे अपने सोशल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं. Okay, so he just wanted to reduce the military spending, first thing, and then government reports had also informed him that more small businesses were needed if the economy was to survive. Advisors ने बोला कि सर ऐसा है कि हमें ना छोटे मोटे जितने भी बिजनेस हैं उनको प्रमोट करना चाहिए, जैसे जैसे ये प्रमोट होते चलेंगे हमारा काम इजी होता चलेगा, लोकल लेवल पर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती रहेगी, लोग आपकी ग्लासनॉस्ट और पेरेस्ट्रोइका दोनों को अपने आप ही एडमिट करने लगेंगे, अपने आप ही खुद ही वो उसको प्रमोट करने लगेंगे, और हमारा जो एक क्लियर कट विजन है, दैट इज टू एबॉलिश द सो कॉल्ड कोल्ड वॉर, टू एंड अप द सो कॉल्ड कोल्ड वॉर, वो अपने आप ही रफ्तार पकड़ लेगा, वो अपने आप ही प्लेटफॉर्म पर आ जाएगा, तो कोई टेंशन रहेगी ही नहीं. और यही सेम चीज जब यूनाइटेड स्टेट्स को दिखाई देगी तो वो भी कहेगा हाँ यार बात तो सही है, जब वो शांति चाहते हैं तो फिर हम क्या चीज हैं, हमें भी फिर शांति बरकरार रखनी चाहिए. ओके, सो दिस वाज द पॉलिसी ऑफ मिखाइल गोर्बाचेव. अब अगर आप बात करोगे कोल्ड वॉर की, तो वो शुरू क्यों हुआ था तो वो हम सब अच्छे से जानते हैं. कोल्ड वॉर की शुरुआत की कहानी क्या थी. ओके, तो उसको तो डिस्कस करने की फिलहाल हमें जरूरत नहीं, लेकिन हाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है इसी पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर जो हमें जरूर डिस्कस करनी है, मिखाइल गोर्बाचेव की एक दूसरी पॉलिसी के बारे में जो कि उनकी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा था. इसका नाम था न्यू थिंकिंग. दिस वाज न्यू थिंकिंग गाइस. प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ये फैक्ट्स हैं सारे. आ जाएगा क्वेश्चन में, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ग्लासनॉस्ट, या व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द टर्म पेरेस्ट्रोइका, ओके, या व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म न्यू थिंकिंग. So new thinking is a term which was given by Mr. Gorbachev itself. Okay, it was his foreign policy which also contributed to the end of the Cold War. Gorbachev said, उसमें इनके यहाँ पे देखिए एक स्टेटमेंट लिख रखा है, that security was a game. Security was a game which all could benefit through cooperation only. सिक्योरिटी को अगर आप एक गेम के तौर पर देख रहे हो और अगर आपको इसमें से बेनिफिट चाहिए तो उसका एक लौता सिंपल शब्दों में अगर हम बोलें तो वो एक ही प्रिंसिपल बन सकता है, दैट इज कोऑपरेशन. एंड दैट्स व्हाई ही गेव अप द प्रिंसिपल ऑफ न्यू थिंकिंग. लेट्स एंड अप, पुरानी बातें भूल जाते हैं और नए सिरे से शुरू करते हैं. बोलते हैं ना यार बंद करो, रात गई बात गई. ओके, अगर आगे की आप कहानी देखोगे, rather than try to build as many as nuclear weapons as possible, he proclaimed a doctrine of sufficiency, holding only a minimal number of protection. मतलब ये बोला कि यार देखो ऐसा है कि रखो वेपन्स रखो, हाँ कल का क्या भरोसा, कल किसने देखा, ठीक है, लेकिन ज्यादा नहीं रखो, मिनिमम रखो, इतना रखो कि तुम्हारे डिफेंस में काम आ जाए. ओके, इतना रखो कि मिनिमम रहे, डिफेंस में काम आए. ऐसा नहीं रखो कि बढ़ाते चलो, सामने वाले का टेंशन और बढ़ता चले, वो भी फिर न्यूक्लियर बनाते चले और फिर एक रोज दोनों मिलकर बोलो कि यार ऐसा है
दबा दो, खत्म कर देते हैं, बहुत हो गया. Okay, so the doctrine of sufficiency, that is having the minimum, not neutralizing, ध्यान रखना, it is talking about the minimalizing. Okay, and yes, the new thinking किसने दिया है? Mikhail Gorbachev. Okay guys, so with all of these policies, with all of these principles, with all of these actions, Mr. Gorbachev became the hero, or shall we call it the superhero of the Cold War, or let me correct the statement, superhero towards ending the Cold War. So he was one of those prominent leaders, and yes, he got the very wonderful support from the then US president, that is Ronald Reagan. So they both provided a very wonderful platform, a very wonderful setup that ended the Cold War in the era of 1990. And with the end of the Cold War, there was also the disintegration of the Soviet Union. Okay guys, so that's it. That's it to the points that how Mr. Gorbachev supported to end up the theory of Cold War. I hope you liked it. Thank you so much for watching. अब यहाँ तक आकर सुन ही लिए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाक से. वहाँ पर आपके सामने एक लाइक का बटन है, वो भी कर लो. जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करें लिंक को, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें प्लीज़. इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट. एंड यस, डू नॉट forget, please guys, do not forget to provide your valuable comments. Hope you liked it. Thank you so much. See you all soon. Good day. Jai Hind.